Good evening, all of you. गुड इवनिंग सर, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। नमस्कार स्टार्ट सर। करते हैं हम नमस्कार लोग सर। आज की क्लास। टॉपिक है हम लोगों का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यस सर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को सेक्शन 5 में बताया गया है और सेक्शन 5 को हम लोग पढ़ते हैं, साथ में उसके सेक्शन 6, 7, 8 और 9। मुख्य रूप से सेक्शन 5 के साथ पढ़ी जाने वाली सेक्शंस हैं 7, 8, 9 और क्वेश्चन के रिगार्डिंग 6 का भी उल्लेख उसके साथ आ जाता है या हो जाता है। तो 6 को अभी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उसका उल्लेख हम लोग बिल्कुल लास्ट में करेंगे। तो अभी बेसिकली बात की जाए यदि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी क्या है, तभी तो उसे आप ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी को समझते हैं, इसके बाद दबाते हैं ट्रांसफर पे या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे। तो बेसिकली जैसा कि हम आप सभी अपने लाइफ में, डे टू डे की लाइफ में समझते हैं कि कोई वस्तु, कोई थिंग्स जो आपको दिखाई दे रही है, जिसे आप महसूस कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, यानी आपका मकान, आपका प्लॉट, आपकी लैंड, ये सब आप संपत्ति समझ रहे हैं, या फिर आपके पास जो ज्वेलरीज हैं, टेबल है, फर्नीचर है, मतलब ये सारी चीजों को आप प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। और नो डाउट ये प्रॉपर्टीज हैं भी, लेकिन बेसिकली जिस प्रॉपर्टी का उल्लेख हम लोग टीपीए में करने जा रहे हैं, और टीपीए में जिसको प्रॉपर्टी माना जाता है, वो कॉर्पोरियल थिंग्स को विशेष रूप से रेफर ना करके वो राइट्स को रेफर करता है। यानी जो आपके राइट्स हैं उन कॉर्पोरियल या इनकॉर्पोरियल थिंग्स के रिगार्डिंग, उन राइट्स को हम प्रॉपर्टी मानते हैं। अब इस राइट्स की बात अगर की जाए तो क्या क्या राइट्स हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, और क्यों हम राइट्स की बात कर रहे हैं, क्यों हम थिंग्स की बात पे जोर नहीं दे रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि आगे जिन ट्रांजेक्शन्स की हम लोगों ने बात की थी, आवाज तो आ रही है सभी को ना? यस सर। हाँ जी, हाँ जी, बुलंद आ रही है, बढ़िया आ रही है सर। हेलो, आ रही है सर, आ बढ़िया आ रही रही है। है सर, अच्छी आवाज आ रही है, क्लियर है सर। हेलो, सर आवाज क्लियर आ रही है आपकी सर। हेलो। सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आवाज आ रही है क्लियर मेरी? हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है। हाँ ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टी की, और प्रॉपर्टी के लिए हम लोगों ने बात की कि प्रॉपर्टी बेसिकली राइट्स हैं आपके, और वो राइट्स कैसे राइट्स, जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको मिले हुए हैं। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर राइट्स की बात की जाए, तो इसमें सबसे पहला जो आपका राइट है वो पोजेशन का, एंजॉयमेंट का, और इसके साथ साथ उसे डिस्ट्रॉय करने का या डिस्पोज ऑफ करने का। इन सभी राइट्स को अलग अलग वे में हम यूज करते हैं टीपीए के रिगार्डिंग, और इसी सेंस में हम अलग अलग ट्रांसफर की भी बात करते हैं। तो यानी प्रॉपर्टी की यदि बात की जाए, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी के लिए मैंने कहा कि ये कारपोरियल, इनकारपोरियल जो थिंग्स या जो चीजें आपके सामने दिख रही हैं वो तो हैं निश्चित रूप से, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो राइट्स आपके हैं, यानी राइट्स रिगार्डिंग रिगार्डिंग थिंग्स, यही एक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं। अब इनकी बात राइट की क्यों हम लोग कर रहे हैं कि अलग अलग जब ट्रांजेक्शन्स की बात हम लोगों ने देखी थी, किस रूप में कि हम सेल की बात कर रहे थे, हम लोग मॉर्गेज या लीज की बात कर रहे थे, तो वहां पे ये राइट्स आपको समझ आएंगे कि इन राइट्स की बात क्यों हो रही है। तो राइट्स के बारे में जैसे मैंने कहा कि राइट टू पोजेशन, यानी पोजेशन का राइट जो आपके पास है उस थिंग्स के रिगार्डिंग, एंजॉयमेंट का जो राइट है आपके पास, इसके बाद आपके पास टाइटल का राइट है,
टाइटल, इसके बाद डिस्पोज ऑफ, ये सभी राइट्स अलग अलग जो आपके पास हैं, इन्हीं राइट्स को टीपीए प्रॉपर्टी मानता है। अब इस राइट्स को प्रॉपर्टी मानने का क्या मतलब है या क्या इसका इफेक्ट होगा, और प्लीज आप लोग एक बार ज्वाइन कर लिया कीजिए, क्योंकि फिर आप ही की क्लास डिस्टर्ब होती है। मैं बार बार आपको ज्वाइन कराने के लिए जाऊंगा दूसरे पेज पे, तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको स्वाभाविक रूप से दिक्कत होगी। तो मैंने कहा कि राइट टू पोजेशन एंड राइट टू एंजॉयमेंट की यदि बात की जाए, तो जब आप किसी किराएदार को अपना मकान देते हैं किराए पे, तो बेसिकली आप क्या दे रहे होते हैं, उस व्यक्ति को अपना मकान एंजॉय करने का राइट दे रहे होते हैं। मकान तो आपने दिया नहीं उस व्यक्ति को, मकान आपके पास है, वो व्यक्ति केवल आपके मकान को यूज करेगा, जब तक उसकी इच्छा होगी तब तक रहेगा। तो राइट टू एंजॉयमेंट आपने ट्रांसफर किया। तो यही बेसिक बात आपको समझनी है कि आप उस कॉर्पोरियल या कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को उसे अपने टेनेंट को नहीं दे रहे हैं, बल्कि केवल और केवल उसे राइट टू एंजॉयमेंट दे रहे हैं। यानी एक राइट दे रहे हैं उसे अपना, आपके पास जो बहुत सारे राइट्स हैं उनमें से आपने एक राइट उस व्यक्ति को दे दिया। तो एक राइट केवल आपने दिया, तो इसे भी हम टीपीए में ट्रांसफर मानते हैं कि आपने, यानी ओनर ने, लैंडलॉर्ड ने अपने टेनेंट को राइट टू एंजॉयमेंट दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो यही बेसिक बात हमें जाननी थी कि प्रॉपर्टी, व्हाट इज प्रॉपर्टी, व्हाट इज प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो नेचर की बात अगर की जाए, तो यहाँ प्रॉपर्टी जो कंसीडर की जाती है टीपीए में, वो कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, सभी तरह की प्रॉपर्टी को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो अब ट्रांसफर की बात की जाए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सर एक बार रिवाइज कर देंगे, ये थोड़ा सा अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज ही नहीं आ रही थी पूरी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सर ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। ओके सर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट इज प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के लिए मैंने कहा कि कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल जो चीजें आपको दिखती हैं या महसूस होती हैं वो तो प्रॉपर्टी हैं, नो डाउट, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो आपके पास राइट्स हैं, बेसिकली टीपीए उन्हीं राइट्स को डील करता है और उन्हीं राइट्स की बात करता है। तो राइट्स आपके पास कैसे कैसे हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या थिंग्स के रिगार्डिंग? राइट टू एंजॉय, राइट टू परचेज, राइट टू टाइटल, राइट टू डिस्पोज ऑफ। तो ये जो आपके पास राइट्स हैं, इन्हीं को प्रॉपर्टी मानता है टीपीए, और इसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की बात करता है। किस रूप में? कि आपने एज ए ओनर, एज ए लैंडलॉर्ड आपने अपना मकान किसी को किराए पे दिया, तो आपने दिया क्या उस व्यक्ति को, कि आपने एंजॉयमेंट का राइट जो आपके पास था, वही एक मात्र राइट आपने उस अपने किराएदार को दिया, बाकी कुछ नहीं दिया आपने। मकान आपका है, लेकिन रहने के लिए उसे आपने दे दिया। तो जो राइट टू एंजॉयमेंट आपने उसे दिया है, इसी को हम प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर मान लेते हैं कि आपने राइट टू एंजॉय को ट्रांसफर कर दिया अपने टेनेंट को। तो इसी संदर्भ में ट्रांसफर को जब आप समझेंगे तो आगे चल के चीजें आपको इजीली समझ आने लगेंगी। पीछे जो हम लोगों ने मॉर्गेज की, लीज की बात की, गिफ्ट की बात की, सेल की बात की, एक्सचेंज की बात की, वो सारी चीजें इसी सेंस में यूज हो रही हैं। और लीज बेसिकली पूरी तरह से यही राइट टू एंजॉयमेंट का ट्रांसफर माना जाता है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। हमने प्रॉपर्टी को जान लिया, तो अब उसका ट्रांसफर क्या है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो यहाँ सामान्य तौर पे जो हम समझते हैं कि हमने अपना सामान, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक सामान दे दिया, तो उसको हम मानते हैं कि वो ट्रांसफर हो गया या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई उस व्यक्ति के पास। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि हम थिंग्स पे जोर नहीं देते हैं, हम गुड्स पे जोर नहीं देते हैं, या फिर हम कॉर्पोरियल मटेरियल पे जोर नहीं देते हैं, बल्कि राइट्स पे जोर देते हैं। तो इसलिए हम राइट्स को ट्रांसफर करते हैं, और प्रॉपर्टी एक व्यक्ति के पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चली जाती है वर्चुअल मोड में, ना कि एक्चुअल प्रॉपर्टी उठा करके दी जाती है या ली जाती है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां है वहीं रहती है, केवल आपने राइट यानी आपने नाम चेंज कर दिया, तो यही ट्रांसफर है, और इसी सेंस में हमें जानना है, समझना। तो अब बेसिकली इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए वैलिड ट्रांसफर। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वैलिड ट्रांसफर के लिए जो इंग्रेडिएंट्स
उसके लिए आपको सेक्शन 5 को रेफर करना पड़ेगा। सेक्शन 7, 8 और 9 को, तीनों सेक्शंस को मिला करके जब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि व्हाट इज ट्रांसफर एंड व्हाट इज ए एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर। तो अब इसको देखने के लिए सबसे पहला जो एसेंशियल्स होगा वो होगा आपका पार्टी। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए कम से कम दो पार्टीज, जनरली दो पार्टीज चाहिए। और जहां एक एक्सेप्शन इसका आएगा कि एक ही व्यक्ति खुद अपने आप को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, तो वहां भी कम से कम लीगल पर्सन दो होंगे। यानी एक्चुअल नेचुरल पर्सन तो एक होगा, लेकिन लीगल पर्सनालिटी दो होंगी। तो इस सेंस में अगर पार्टी की बात की जाए तो यानी पहला एसेंशियल इसका क्या होगा? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर। तो सबसे पहला पार्टी मैं पूरा एक बार लिख देता हूं पहले। पार्टी, दूसरा सब्जेक्ट मैटर, नेक्स्ट competency of ट्रांसफरर भी आप कह सकते हैं, पार्टी भी कह सकते हैं, दोनों की बातें आएंगी। नेक्स्ट एंटाइटल टू entitled sorry entitled to transferable property or authorized to dispose of transferable property next होली और इन पार्ट, यानी जो ट्रांसफर आप कर रहे होंगे, पूरा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आप कर सकते हैं या उसके किसी पार्ट का। होली और इन पार्ट, एब्सोल्यूट और कंडीशनल, यानी ट्रांसफर जो आप कर रहे होंगे अपनी पूरी प्रॉपर्टी का कर सकते हैं, या कंडीशनल यानी अनकंडीशनल कर सकते हैं, या कंडीशनल। एब्सोल्यूट और सर सॉरी क्या पढ़ा रहे हैं सर? अब ये तो आपको पता होगा कि आप कौन सा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। टीपीएस, प्रॉपर्टी लॉ। सर टीपीए तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें कौन सा ये पढ़ा रहे हो, मतलब लेसन कौन सा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 5। ओके एब्सोल्यूट और कंडीशनल। नेक्स्ट मैनर, इसका क्या होगा ट्रांसफर का? मैनर ऑफ ट्रांसफर
ट्रांसफर। नेक्स्ट, इंटरवीवर्स इसका क्या ट्रांसफर। मतलब है सर? इसका मतलब बता दो इंटरव्यूअर्स का सर। सब सब बताएंगे एक एक करके, पहले लिखने दीजिए, देखते रहिए, लिख लीजिए आप खुद, तब इसके बाद सबको डिफाइन किया जाएगा जहां कहीं आपको कंफ्यूजन होगा। ट्रांसफर, ट्रांसफर इंटरवीवर्स, वीवर्स। नेक्स्ट, ट्रांसफर, ट्रांसफर इन प्रेजेंट, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। नेक्स्ट, ट्रांसफर, ट्रांसफर by act of parties, by act of parties। अब इसके बाद ट्रांसफर, ट्रांसफर टू अदर पर्सन, अदर पर्सन और हिमसेल्फ, और हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। अब एक बात लास्ट में आप पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नोट्स के, पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन इंक्लूड्स, इंक्लूड्स लीगल पर्सन, लीगल पर्सन। अब एक एक करके पॉइंट को सबको देखते चलिए, अब जहां कंफ्यूजन होगा तब बताइएगा। तो यानी पार्टी में हम लोगों ने बात की कि एक व्यक्ति होगा जो ट्रांसफरर होगा, जो ट्रांसफर कर रहा होगा यानी जो देने वाला होगा, ट्रांसफरर, और दूसरा व्यक्ति होगा ट्रांसफरी, ट्रांसफरी। अब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कौन व्यक्ति हो सकते हैं, इनकी क्वालिटी क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो नीचे बात लिखी गई है आपका तीसरा पॉइंट, कॉम्पिटेंसी टू ट्रांसफर या कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ पे इनकी डिटेल बात की जाएगी अलग अलग, लेकिन अलग अलग थोड़ा सा इनकी क्वालिटी क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो ये व्यक्ति जो होंगे कम से कम इनकी एज पर कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप बात करें, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एंटाइटल्ड हो, यानी मेजर हो, फ्री कंसेंट हो इनकी, और अनसाउंड माइंड ना हो इनका, और किसी भी तरह से इनको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी ट्रांसफरर के पास कम से कम होनी चाहिए। ट्रांसफरी की किसी विशेष क्वालिटी क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है टीपीए में, लेकिन कहीं कहीं ट्रांसफरी को डिस्क्वालीफाई किया गया है एज ए ट्रांसफरी प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो उस तरह का ये ट्रांसफरी ना हो, यानी डिस्क्वालीफाइड पर्सन ना हो बीइंग ए ट्रांसफरी। तो बाकी ट्रांसफरी के लिए कोई खास क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई। अब इसके बाद सब्जेक्ट मैटर क्या होगा जिसको हम लोग ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, तो हमने अभी जस्ट आपसे बात की कि सब्जेक्ट मैटर में यहाँ पे कार्पोरियल, इनकार्पोरियल, टेंजिबल, इनटेंजिबल सभी प्रॉपर्टीज को इसमें हम कंसीडर करते हैं। यानी सबसे पहले अगर बात करें तो इमूवेबल, इमूवेबल, दूसरी प्रॉपर्टी मूवेबल, और जब आप मूवेबल और इमूवेबल की बात करेंगे तो ये सभी तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे कार्पोरियल, इनकार्पोरियल, टेंजिबल, इनटेंजिबल भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। यानी केवल दिखने वाली, छूने वाली या महसूस करने वाली प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि आपके राइट्स जो नहीं दिखते हैं या आप जिन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं वो भी सब इसमें शामिल हो जाता है। अब इसके बाद कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रांसफर की बात, जैसा कि ऊपर ही मैंने क्लियर कर दिया कि वो कॉम्पिटेंट पर्सन हो ट्रांसफर के लिए, और ट्रांसफर का मतलब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक बात अगर यहाँ ये की जाए कॉम्पिटेंसी की, तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉम्पिटेंसी कैसी होगी, जैसा मैंने कहा आपको, सेक्शन एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट
एंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, यानी उसके पास कोई ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी हो जिसका ट्रांसफर किया जा सके। और ये ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी बात अभी हम लोग सेक्शन 6 में करेंगे जब, इसी के बाद तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह की प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। यानी कुछ प्रॉपर्टीज को हमने प्रोहिबिटेड कर रखा है ट्रांसफर के लिए कि वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो यानी उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी होगी सभी को हम ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी मान लेते हैं। और फिर दूसरा क्या कहा जा रहा है इसी चौथे पॉइंट में कि और अथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, यानी खुद की उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो एंटाइटल्ड तो नहीं है उस प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए अथराइज कर रखा है, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से भी कोई व्यक्ति ट्रांसफर कर सकेगा। नेक्स्ट, होली और इन पार्ट, यानी मान लीजिए कि आपके पास जो 100 गज का प्लॉट है तो उसमें से आप 50 गज सेल कर दीजिए या 25 गज सेल कर दीजिए, कोई इस पे रोक नहीं है। आप अपनी प्रॉपर्टी को पार्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और पूरी प्रॉपर्टी को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एब्सोल्यूट और कंडीशनल, ये ट्रांसफर जो आप करेंगे उसमें कंडीशन लगा करके उसको कंडीशनल भी बना सकते हैं या फिर आप एब्सोल्यूट पूरी तरह से उसको दे सकते हैं। तो कंडीशनल में हम लाते हैं उन ट्रांसफर्स को, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बात की थी आपसे, कि आप केवल एक राइट दे रहे हैं उसे, एंजॉयमेंट का राइट, वो भी कितने दिनों के लिए दे रहे हैं, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या आप इस तरह से यूज करेंगे, इसका इस तरह से यूज नहीं करेंगे, यानी तमाम कंडीशंस के अधीन ऐसा आप कर सकते हैं, या एब्सोल्यूट राइट उसे दे सकते हैं। और एब्सोल्यूट में बेसिकली आप सेल को, गिफ्ट वगैरह को मानते हैं, जहां फिर आगे आपकी कोई कंडीशंस उसके डोनी पे या बायर पे नहीं होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है मैनर ऑफ ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर कैसे होगी, तरीका क्या होगा इसका। तो तरीके के लिए अब सेक्शन 9 को हम लोगों को रेफर करना पड़ेगा कि जहां लॉ आपसे रिक्वायर करता है कि इस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, तो वहां तो एज पर लॉ आप ट्रांसफर करेंगे, उसी मैनर का यूज करेंगे। जहां लॉ ने कुछ आपको मैनर बताया नहीं, यानी प्रेस्क्राइब नहीं किया होगा, तब आप ओरल ट्रांसफर भी कर सकते हैं बिना किसी डीड के, बिना किसी रिटन कॉन्ट्रैक्ट के। और इसका एग्जाम्पल ये है कि जब आप गिफ्ट कर रहे होंगे मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो आप केवल वो सामान किसी सामने वाले व्यक्ति को दे करके भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न नहीं होना चाहिए और ना ही कोई फॉर्मेलिटी है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट में तमाम फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि मैनर ऑफ ट्रांसफर। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंटरव्यूअर्स, जो आप में से जिसने पूछा था, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इंटरव्यूअर्स का मतलब होता है बिटवीन लिविंग पर्सन, बिटवीन लिविंग पर्सन, यानी दो जीवित व्यक्तियों के बीच ट्रांसफर होगा तभी टीपीए उसको कंसीडर करेगा एज ए ट्रांसफर। यही बात इसमें कही जा रही है 8वें पॉइंट में कि ट्रांसफर, टीपीए के अंतर्गत ट्रांसफर माने जाने के लिए दोनों पार्टीज जीवित होनी चाहिए। यानी इसको अगर उल्टा आप बात करें तो जब एक फादर की डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके सन, डॉटर या जो भी उनके एयर्स हैं उनको जाती है, लेकिन वो ट्रांसफर टीपीए कंसीडर नहीं करता है, क्योंकि एक व्यक्ति की डेथ हो चुकी होती है तब वो दूसरे व्यक्ति को मिलता है। तो जब तक दोनों पार्टी जीवित नहीं होगी तब तक टीपीए के अंतर्गत उसे हम ट्रांसफर के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, यानी ट्रांसफर, जिस ट्रांसफर की हम लोग बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि प्रॉपर्टी फ्यूचर में जो मिलने वाली आपको है उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हैं। यानी प्रॉपर्टी प्रेजेंट में होनी चाहिए, ट्रांसफर फ्यूचर में। इसका मतलब ये कि मेरा अपना मकान है, मेरा अपना प्लॉट है, मैं चाहता हूं कि आज हम पार्टीज के बीच सारी बातें तय हो जाएं, टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो जाएं, लेकिन प्रॉपर्टी कब मिलेगी इनको? कल मिलेगी, 10 दिन बाद मिलेगी, 5 दिन बाद मिलेगी। मैं कह रहा हूं आपको, मान लीजिए आप आए मेरे पास मकान लेने के लिए किराए पे, तो मैंने कहा कि मेरा मकान जो है 1 दिसंबर को खाली होगा, तब आपको मिल जाएगा। तो हम आपने मिलकर के टर्म्स कंडीशन को डिसाइड कर लिया, इवन हमने डॉक्यूमेंट डीड भी, लीज डीड भी एग्जीक्यूट कर ली, और फिर उसमें एक डेट डाल दी गई कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर ट्रांसफरी को 1 दिसंबर को हैंडओवर होगी। तो यानी इस तरह से फ्यूचर में आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी मौजूद होनी चाहिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि बहुत सी प्रॉपर्टीज के बारे में कॉन्टेक्ट कर लिया जाता है पहले ही, तो वो एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है, एग्रीमेंट टू लीज हो सकता है, एग्रीमेंट टू गिफ्ट हो सकता है, लेकिन ट्रांसफर नहीं होगा जो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है। जैसे आप कहना चाहते हैं कि मेरे खेत में अगर 100 टन आलू पैदा होगा तो मैं आपको इस रेट से 50 टन आलू दूंगा। तो आपने कहा कि जब मेरे खेत में नई फसल होगी तो उस फसल से मैं 50 टन आलू इस रेट पे देने के लिए एग्री करता हूं। तो ये एग्रीमेंट है, जब आलू तैयार हो जाएगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी तब वो ट्रांसफर होगा।
तो ये आपको समझना है बेसिक बात कि एग्रीमेंट टू सेल अलग मैटर है और ट्रांसफर आलू का या किसी प्रॉपर्टी का ये अलग मैटर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें तो ट्रांसफर सर टू एक्चुअल अदर। में प्रॉपर्टी है नहीं ना अभी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बात तो वही हो ही रही है कि प्रॉपर्टी होगी तभी आप ट्रांसफर करेंगे। फ्यूचर की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा। यस सर। ट्रांसफर टू अदर पर्सन और हिमसेल्फ। अब ये थोड़ा सा एक ट्विस्टिंग पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था कि हमेशा पार्टी दो होती है, लेकिन कभी कभी किन्हीं किन्हीं केसेस में पार्टी एक ही होती है लेकिन लीगल कैरेक्टर उसका दो होता है। जैसे आप अगर आप में से किसी ने कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो वहां डायरेक्टर का अपना जो जूरल अपना उसका जो अस्तित्व है वो दो पार्ट में होता है। एक तो कंपनी अपने आप में अलग एक एंटिटी है और डायरेक्टर उसका एक अलग एंटिटी है। तो डायरेक्टर अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को ट्रांसफर कर सकता है, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी डायरेक्टर को ट्रांसफर कर सकती है। उसी तरह का और आसान उदाहरण अगर आप लें तो मान लीजिए कि मैं छोटा बच्चा हूं और आप लोगों को कोर्ट ने मेरा गार्जियन अपॉइंट किया हुआ है, तो मेरी प्रॉपर्टी एज ए गार्जियन आप अपने आप को अपने नेचुरल पर्सन को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप राम है, आपका नाम राम है आप लोगों का, और आप लोग एज ए गार्जियन मेरे गार्जियन है जी के रूप में। तो अब जी व्यक्ति इस बच्चे की प्रॉपर्टी गार्जियन के रूप में राम को ट्रांसफर कर सकता है और इवन राम की प्रॉपर्टी गार्जियन के रूप में ट्रांसफर कर सकता है बच्चे को। तो ये ट्रांसफर केवल एक एक्सेप्शन है इस बात का कि जहां सिंगल पर्सन ही ट्रांसफर कर रहा है, अदरवाइज हमेशा दो पार्टीज के बीच में ही ट्रांसफर होगा। अब इसके बाद आपने लास्ट पॉइंट कहा कि पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन, तो यानी जो कंपनी कारपोरेशन या लीगल पर्सनालिटीज हैं उनके बीच में भी ट्रांसफर हो सकता है। और इसके लिए वर्ड यूज किया गया है कंपनी, कारपोरेशन एंड बॉडी कारपोरेट, तो इनके बीच में भी ट्रांसफर होगा। लेकिन फिर लास्ट में फिर उसी में प्रोवाइजो जोड़ दिया गया कि यदि कंपनी कारपोरेशन के लिए कोई अलग रूल होगा तो उसको टीपीए अफेक्टेड नहीं करेगा और वो रूल अपने हिसाब से चलेगा, यानी कंपनी का जो रूल रेगुलेशन है कंपनी लॉ में वो भी प्रिवेल करेगा। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई एम्बिगुइटी हो तो पूछ लीजिए। सर ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को थोड़ा बता दीजिए। सर जो आपने एक चीज बताई कि जो हमें हिस्सा मिलने वाला है, जैसे फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी का, तो जैसे प्लॉट है बहुत सारा 100 एकड़ का प्लॉट है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन तो उनके घर के सारे लोग ही बेचने लगते हैं उसको, स्टैम्प पेपर लगा जो भी वो लेता है बंदा, तो क्या ये वैलिड है या नॉन वैलिड नहीं है? ये असल में ये स्टेट के अपने जो लैंड लॉज हैं उस पे डिपेंड करता है मैटर, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसका अलग मैटर होता है, नॉन एग्रीकल्चरल है तो उसका अलग मैटर है। मैटर क्या है कि प्रॉपर्टी तो आपकी है ना आपके पास, आपका शेयर भी फिक्स है। मान लीजिए आप 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, सब कुछ फिक्स है। तो प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट नहीं है कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट कर रही है। मैटर क्या होता है कि किस साइड में आपका जो शेयर मिलने वाला है वो होगा, ये डिसाइड नहीं होता है। तो इसके लिए जो बेसिक बात होती है कि आप पहले अपना डिवाइड कर लें, पार्टीशन कर लें, तब सेल या परचेज करें। लेकिन लोग आपस में, चूंकि डिवीजन के लिए भी एक प्रोसेस हो जाता है लंबा, कोई पार्टी उसमें चाहती है कोई नहीं चाहती है, तो इस तरह से लोग आप कहें कि एफिडेविट लगा के करते हैं तो वो भी वैलिड ट्रांसफर होता है, इस तरह से लोग करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले उनको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी साइड, अपने जो दिशा वगैरह फिक्स कर लेनी चाहिए, तब उसको सेल परचेज करना चाहिए। तो सर उसमें परचेजर के लिए तो वैलिड ही है ना, ये गुड फेथ में हुआ तो? हाँ, उसने तो कोई गलती की नहीं है, उसकी तो कहीं से कोई बात है नहीं। लेकिन अब जैसे मैंने एक बात आपसे कही थी कि जब इनके बीच पार्टीशन होगा और मान लीजिए कोर्ट पार्टीशन करता है, तो अब उस पार्टीशन को से ये लोग बाध्य हो जाएंगे, यानी सब्जेक्ट टू द पार्टीशन बाय कोर्ट, या जो भी मैटर इन लोगों के बीच सेटल होगा पार्टीज के बीच, तो उससे जो बायर है वो बाउंड होगा। तो वो पार्टीशन जो भी कोर्ट है सो बायर बाउंड होगा उससे? बिल्कुल बिल्कुल बाउंड होगा, क्योंकि जब उसने परचेज किया था तब इन लोगों के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, या कोई डिवीजन था नहीं, तो इसलिए उसको बाउंड होना पड़ेगा। और ये इस तरह के बहुत डिस्प्यूट्स आपको दिखते होंगे आपके समाज में, आपके सामने, कि लोग इस तरह के डिस्प्यूट लेकर के चलते हैं कि पहले ही उसने परचेज कर लिया, फिर डिवीजन हुआ पार्टीज में, तो उसका हिस्सा इधर मिल गया, उसका हिस्सा उधर मिल गया, तो फिर परेशानियां बढ़ती हैं। उसमें शेयर मिलता है ना सर एक्चुअल में तो? हाँ शेयर, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि साइड डिसाइड नहीं होता है ना, कि कौन ईस्ट में है, कौन वेस्ट में है, कौन, वही तो टोटल में शेयर मिल जाता है ना सर उसमें। हाँ, तो शेयर तो पार्टी को ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी आप एक बार बता दें।
ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जिनको भी आप प्रॉपर्टी मानते हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, चाहे वो नेचुरल कॉर्पोरियल है, इनकॉर्पोरियल है, किसी तरह की है, सभी प्रॉपर्टी को हम मानते हैं कि वो ट्रांसफरेबल है, एक्सेप्ट दोज प्रॉपर्टी विच इज एन्यूमरेटेड इन सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 है इसी के नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज का नाम लिया गया है कि ये प्रॉपर्टी छोड़ करके सभी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल हैं, यानी सभी का ट्रांसफर किया जा सकता है। और लॉ जो है वो लॉ हमेशा ट्रांसफर के फेवर में होता है। हमेशा लॉ चाहता है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता रहे, प्रॉपर्टी एक जगह रुके नहीं। और इसका भी अभी जिक्र आएगा आगे की सेक्शंस में, यानी 14 में ये बात की जाती है। तो अब हम लोगों को पता चल गया कि वैलिड ट्रांसफर क्या है और वैलिड ट्रांसफर के एसेंशियल्स क्या है। अब यहाँ एक दो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओरल ट्रांसफर हो सकता है क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओरल ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि आज की डेट में अगर आप इस सिनेरियो में बात करें तो जो वैल्यू बताई गई है आपके टीपीए में कि 100 रुपए या उससे अधिक की कोई प्रॉपर्टी होगी तो उसका रजिस्टर्ड ट्रांसफर होगा, और 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी होगी तो उसका ओरल ट्रांसफर हो सकता है। तो आज की डेट में कोई 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो सर रजिस्टर्ड वही होता है ना जो कोर्ट में फोटो खींच के होता है, या नोटरी वाले को कोर्ट में नहीं, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ट्रांसफरर एग्जीक्यूट, तहसीलदार भी नहीं, सब रजिस्ट्रार की एक अलग ऑफिस होती है इसी बात के लिए, केवल ट्रांसफर के लिए, जिसे आप कहते हैं कि उप निबंधक कार्यालय। तो वहां पे ट्रांसफर होता है। तहसीलदार कोई अथॉरिटी नहीं है ट्रांसफर के लिए, ना ही कोई दूसरी और अथॉरिटीज है। और जब, अब इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, हम लोग का टीपीए का पार्ट नहीं है, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा। तो सब रजिस्ट्रार के यहाँ आप अपने डीड को रजिस्टर कराते हैं। रजिस्टर होने के बाद, जैसा आपने कहा, फिर वो म्यूटेशन के लिए चला जाता है तहसील में, और तहसीलदार या नायब तहसीलदार उसका म्यूटेशन करता है, और उसमें लेखपाल आपका भी इन्वॉल्व होता है। सर हरियाणा में तो थोड़ा चेंज है। 100 का स्टैंप होना चाहिए, 10 का। सर प्लीज आगे कोर्स करा। हाँ, मैं यही रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकल इस तरह के एस्पेक्ट आगे पीछे लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद पूछ लिया करें। बीच क्लास में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ना पूछेंगे, हरियाणा में क्या होता है, यूपी में क्या होता है, इससे आपका मेन जो टारगेट है वो भटक जाएगा। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ, ये कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट, बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय एनी लॉ। आपने क्या कहा, मैं मतलब समझ नहीं पाया। प्रॉपर्टी पहला तो आपने सेंटेंस बोला, हाँ बिल्कुल, पहला सेंटेंस तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय द लॉ। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसको लॉ के हिसाब से ट्रांसफर नहीं कर सकते? वही नीचे जो बताए गए हैं, कुल 11 कॉलम 10 कॉलम है, जिसमें कि कुल 14 प्रॉपर्टीज हैं जिनको कहा जा रहा है कि इनका ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, बाकी उसके अलावा सभी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है। ये बात है। यहाँ ये कहा गया, उस सेक्शन 6 में ये कहा जा रहा है कि ये जो टीपीए में बताए गए प्रॉपर्टीज हैं या किसी दूसरे लॉ में मना किया गया होगा, उनको छोड़ के बाकी सभी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल। सिंपल यही उसका आंसर। तो अब इसके बाद बात आती है कि क्या पार्टीशन वगैरह भी हम ट्रांसफर मानते हैं टीपीए में। तो टीपीए में पार्टीशन को, फैमिली सेटलमेंट को, फैमिली एग्रीमेंट को, इस तरह के चीजों को ट्रांसफर नहीं माना जाता है। और उसके पीछे रीजन क्या होता है कि पार्टीशन में एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी को दे नहीं रहा होता है, बल्कि होता क्या है एक्चुअली कि दोनों प्रॉपर्टी के एग्जिस्टिंग राइट्स को ही केवल हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ आप ईस्ट साइड में है, मैं वेस्ट साइड में हूँ, या फला व्यक्ति का जो शेयर था फिक्स था, मान लीजिए 100 गज का प्लॉट था, 2 भाई थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये 50 गज इस साइड वाला आपका है और इस साइड वाला जो अपोजिट साइड वाला 50 गज है ये मेरा है। यानी आप केवल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ना कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे रहा होता है। तो इसीलिए पार्टीशन को, फैमिली सेटलमेंट वगैरह को टीपीए में ट्रांसफर नहीं माना जाता है। अब ये बेसिक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन 6 पे, या मैंने कहा कि 7, 8 और 9 ये तीनों सेक्शंस भी हम लोगों ने साथ साथ कवर कर लिया। यानी जितनी बातें आपने यहाँ लिखी हुई हैं वैलिड ट्रांसफर के एसेंशियल्स के रूप में, इसमें 7 भी कवर है, 8 भी कवर है और 9 भी कवर है। 9 किस रूप में कवर है कि मैनर ऑफ ट्रांसफर, किस रूप में ट्रांसफर होगा। और 8 में एक छोटी सी बात कही गई है कि जब आप किसी को कोई प्रॉपर्टी देंगे
तो उसके साथ लगे हुए जो एसेंशियल्स हैं वो भी उसके साथ चले जाएंगे। जैसे आप किसी को मकान दे रहे हैं तो मकान में खिड़की, दरवाजा, ताला, चाबी, जो कुछ भी उसका पार्ट है, कोई मशीनरी आप दे रहे होंगे, जैसे आपने किसी को कार दी तो कार में मान लीजिए कि उसमें क्या कहते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट होंगे छोटे बड़े, जैसे आपके कार में वो लगा हो, इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हो, तो आप उसको की वगैरह भी देंगे। तो यानी जो भी उस वस्तु को संचालित करने के लिए, यूज करने के लिए जरूरी एसेंशियल्स हैं और उस प्रॉपर्टी के साथ में है, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। और मान लिया जाएगा कि उसका भी ट्रांसफर हुआ था। मान लीजिए आपने कार का नाम लिखा डीड में और की का नाम नहीं लिखा, तो मान लिया जाएगा कि कार के साथ की भी ट्रांसफर हो रही है। तो ये 7, 8, 9 तीनों धाराओं के साथ आपने धारा 5 को पढ़ लिया। अब जो धारा 6 है, जिसमें आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब आ जाइए सेक्शन 6 पे कि किस तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है और कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है और कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है। तो यानी सेक्शन 6 की बात अगर की जाए तो सेक्शन 6 में यही छोटी सी बात की जा रही है कि विच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल एंड विच काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफरेबल। तो अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी तो अब यहाँ पे कहा गया कि ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल, यानी सभी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है जब तक कि इस सेक्शन 6 में यानी कि टीपीए में या किसी दूसरे लॉ में उसे प्रोहिबिट न किया गया हो ट्रांसफर करने से। तो बाकी लॉ से हम लोगों का कोई खास मतलब नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लॉ में बात करते समय, टीपीए की बात करते समय हमें केवल सेक्शन 6 को रेफर करना होता है कि सेक्शन 6 में कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांसफरेबल नहीं माना गया। तो यहाँ जो बात की गई है स्पेस सक्सेशनिस्ट की, राइट विथ लैंडलॉर्ड या ओनर, इसके बाद पेंशन, सैलरी, पोस्ट, पोजीशन, इन सब चीजों को यहाँ पे बताया गया कि इन चीजों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो पहली जो बात कही गई है, ABCD करके पूरे कॉलम बने हुए हैं, 10 कॉलम हैं आपके, तो हम लोग ABCD के रूप में लिख सकते हैं या 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं। यानी चांस ऑफ एन एयर, चांस, अभी सबको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि किसका क्या मतलब है और क्यों ये बात कही जा रही है। चांस ऑफ एन एयर, और इसी को हम लोग कहते हैं स्पेस सक्सेशनिस्ट, स्पेस सक्सेशनिस्ट, नेक्स्ट मेयर राइट टू री एंट्री, मेयर राइट टू री एंट्री। Next, apart from the dominant heritage, next, interest of owner, next, future maintenance, next, mere right to sue, mere right to sue, public office, next, stipends, civil and political pension, civil and political pension, next,
opposed to the nature, opposed to the nature, unlawful object or consideration। हालांकि आपके बैरेक्ट में केवल कुल 10 पॉइंट हैं, लेकिन 9वें में 3 पॉइंट हैं और 10वें में 3 पॉइंट हैं, तो कुल 14 पॉइंट बन जाते हैं। तो आप सीधे 14 लिख सकते हैं, या 9 में आप ABC करके लिखें, फिर 10 में भी ABC करके लिखें, जो भी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन। सर इसको ऊपर कर एक बार 1 2 पे दिखा सकते हैं आप? हाँ देख लीजिए जल्दी से। सर ग्रुप में शेयर हो जाएगा। हाँ ठीक है, भेज देंगे। वैसे कोशिश किया कीजिए कि आप लोग साथ साथ लिख लेंगे तो ज्यादा और आपके लिए और बेनिफिशियल ही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ कोई नहीं, भेज देंगे। हाँ बिल्कुल, आप सुनते रहिए, फिर मैं भेज दूंगा इसको। पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड, पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड, नेक्स्ट, untransferable right of occupancy, untransferable right of occupancy। अब इसका मतलब क्या हुआ सबका? यदि बात की जाए सबसे पहले प्रॉपर्टी की जिसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो बिल्कुल अभी जस्ट पहले मैंने कहा कि कोई भी फ्यूचर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो इसमें हो क्या रहा है? चांस ऑफ एन एयर, और जैसा कि ब्रैकेट में आपने लिखा हुआ है कि स्पेस सक्सेशनिस्ट, तो यानी आपके पास एक चांस है, एक होप है कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। कैसे मिलेगी? कि आपके फादर की डेथ होगी और वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। अब इसको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम लोग देखने की कोशिश करें। तो मान लीजिए एक फादर हॉस्पिटल में एडमिट है और उस फादर के इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता है। तो उसका जो बेटा है या बेटी है वो कह रही है किसी पार्टी से कि फादर की डेथ होगी तो प्रॉपर्टी तो मुझे मिलेगी, मैं ही एकमात्र इसका वारिस हूँ, तो आप प्रॉपर्टी ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। तो अब वो डॉटर या सन या जो एयर है उसका, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता कि उसे होप है या इन फ्यूचर उसे प्रॉपर्टी मिलने वाली है, जब तक कि उसे वास्तव में मिल न जाए। और ये इसका कनेक्शन उसी बात से है कि फ्यूचर की प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, मेयर राइट टू री एंट्री, यानी ओनर ने अपने एंजॉयमेंट के राइट को ट्रांसफर कर दिया है किसी को, जिसको हम बात करते हैं कि लीज है या हम कहें कि टेनेंसी है ये, या रेंट पे प्रॉपर्टी दी गई है। तो आपने एज ए ओनर प्रॉपर्टी किसी को दे दी, ट्रांसफर कर दिया, तो ओनर के रूप में आपके पास राइट है कि उस व्यक्ति ने कोई किसी कंडीशन को ब्रीच कर दिया, कोई आपको रेंट नहीं दिया, तो आप अपने मकान को, प्लॉट को वापस ले सकते हैं, यानी अपने मकान या प्लॉट में एंट्री कर सकते हैं। तो ये राइट है एक लैंडलॉर्ड को। तो केवल ये री एंट्री का राइट आप किसी को नहीं दे सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तो इसके साथ, प्रॉपर्टी के साथ ये राइट चला जाएगा। यानी कोई मकान, कोई प्लॉट रेंट पे दिया गया है, तो रेंट पे दिए हुए मकान को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ये वैलिड है, लीगल है। तो जब आप अपना मकान या अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे तो री एंट्री वाला राइट उसी मकान या प्रॉपर्टी के साथ चला जाएगा, तो ये तो वैलिड हो जाएगा। लेकिन केवल री एंट्री का राइट अलग से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज, इसका मतलब यह है कि आपकी दो लोगों की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए मेरी और आप लोगों की प्रॉपर्टी है, कोई एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी है, दोनों सटी हुई प्रॉपर्टी है, और एक प्रॉपर्टी पे राइट टू वे है आपका, यानी आप लोगों की और मेरी दो सटी हुई प्रॉपर्टीज हैं, यानी दो सटे हुए प्लॉट हैं, और मेरे प्लॉट से होकर के आप लोग अपने प्लॉट पे जाते हैं। ये रास्ते का अधिकार आप लोगों के पास है। हम लोग बात करेंगे जब नेक्स्ट टॉपिक पे ईजमेंट पे,
तो ये बात और क्लियर होगी। अभी हम लोगों को ये जान लेना है कि रास्ते का अधिकार है आप लोगों को, मान लीजिए तो आप केवल अपने उस रास्ते के यानी राइट टू वे को ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरे को। जब आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तो रास्ते का अधिकार उस व्यक्ति को मिल जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाएगा। लेकिन केवल और केवल प्रॉपर्टी को न देते हुए अलग से आप ये कहें किसी को, थर्ड पर्सन को, कि मैं तुम्हें रास्ते का अधिकार दे रहा हूं, तो वो व्यक्ति रास्ते का अधिकार नहीं पा सकता। इसी बात को यहाँ पे मना किया गया कि इस तरह को इजमेंट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ ओनर। ओनर के रूप में अगर किसी व्यक्ति का अपना कोई राइट है या इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट को केवल वो अलग से ट्रांसफर नहीं करेगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा तो प्रॉपर्टी के साथ इंटरेस्ट जाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे इसका एग्जांपल लिया जाएगा तो मान लीजिए योगी आदित्यनाथ एज ए सीएम, वो उनको एक मकान मिला हुआ है, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, तो वो उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वो अपने सीएम के बंगलों को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते कि मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो कुटिया में रह लूंगा, तुम ये बंगला ले लो और 1 लाख रुपए मुझे रेंट दे देना। तो ऐसा वो नहीं कर सकते। ओनर के लिए जो इंटरेस्ट है उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति दूसरे को अलग से नहीं दे सकता। प्रॉपर्टी देगा तो उसके साथ वो जाएगा। फ्यूचर मेंटेनेंस, और चूंकि वो सीएम का बंगला उनका अपना है नहीं, वो केवल एंजॉय करने के लिए मिला है, तो इसलिए उनके पास ट्रांसफर का राइट नहीं है प्रॉपर्टी को, तो केवल और केवल इंटरेस्ट अपना वो नहीं दे सकते जो उनके साथ, उनके पोस्ट के साथ जुड़ा हुआ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, फ्यूचर मेंटेनेंस। मान लीजिए कि आपकी वाइफ को आपसे मेंटेनेंस मिलना है और वाइफ का जो मेंटेनेंस ड्यू हो चुका है, यहाँ बात की जा रही है फ्यूचर मेंटेनेंस की, तो यानी जो ड्यू हो चुका है उसको वो दूसरे को दे सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन उसे अगले साल जनवरी से दिसंबर तक जो 1 साल का मेंटेनेंस मिलने वाला है 2026 में, उस पैसे को मान लीजिए उसको 1000 पर मंथ मिलता हो, तो वो 12,000 रुपीज वो किसी दूसरे को इस बात को कह के ट्रांसफर नहीं कर सकती है कि अगले साल मिलेगा मुझे तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा या दे दूंगी और तुम उसके बदले मुझे तब तक 10,000 रुपए दे दो। तो ऐसा ट्रांसफर वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा। और सब में कहीं ना कहीं वही बात जुड़ी हुई कि फ्यूचर प्रॉपर्टी को आप नहीं दे सकते। मेयर राइट टू स्यू, यानी हर प्रॉपर्टी के साथ उसके पोजीशन रखने वाले के पास या उस प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल पर्सन के पास या ओनर के पास मुकदमा करने का या रेमेडीज को अवेल करने का राइट होता है। लेकिन केवल मुकदमा करने का राइट आप किसी को अलग से ट्रांसफर नहीं कर सकते। जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तब ये उसके साथ ट्रांसफर होगा। और वही बात सिंपल वे में कही जा रही है कि मेयर राइट टू स्यू जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है और ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, पब्लिक ऑफिस। आप डीएम हैं, आपने आईएएस क्वालिफाई किया, आप डीएम बने और इसके बाद आपने कहा कि भाई ठीक है मैं तो इस योग्य हूं कि दोबारा डीएम बन जाऊंगा, इसलिए जो कोई चाहे तो बोली लगाए, मैं अब अपने डीएम की पोस्ट को सेल कर रहा हूं। तो आपने 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लिया और अपनी जो पोस्ट है वो किसी को आपने ट्रांसफर कर दिया, तो ये वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा और टीपीए इसको वैलिड नहीं मानता है या इसको अलाउ नहीं करता है। आप किसी भी पब्लिक ऑफिस को, पोस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें इमोरलिटी जुड़ी हुई है, मोरल ग्राउंड पे इसे, और कहीं ना कहीं आप इसे पब्लिक पॉलिसी के भी अगेंस्ट मानते हैं, इसलिए ऐसा आप नहीं कर सकते। स्टाइपेंड्स, सिविल एंड पॉलिटिकल पेंशन, ये भी आपको अपने, जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया सीएम योगी आदित्यनाथ या किसी सीएम या किसी पब्लिक पोस्ट की बात आप करें तो उनको जो पैसे मिलते हैं उनके अपने आप को मेंटेन करने के लिए मिलते हैं, ना कि वो किसी दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए मिलते हैं। वो उस पोस्ट पोजीशन को ध्यान में रखते हुए उनको वो कंपनसेट किया जाता है उनकी सर्विसेज के लिए और उनको अपने मेंटेनेंस के लिए प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अपोज टू द नेचर, यानी जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, उस प्रॉपर्टी के नेचर के अगेंस्ट आप उसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड, और इसका उल्लेख मैंने अभी जस्ट ऊपर किया था जब हम लोग सेक्शन 5 का उल्लेख कर रहे थे, तो कि ट्रांसफर ही कि किसी क्वालिफिकेशन की विशेष रूप से बात नहीं की गई है, केवल एक जगह पे जहां जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो वहां कहा गया है कि कोई ऐसा पर्सन जिसे लीगली डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया, और लीगली डिस्क्वालिफाइड का मतलब कि इंसॉल्वेंट हो गया है कोई पर्सन, या अभी जैसे हम लोग बात करें यूपी की, तो यूपी में आप 12.5 एकड़ यानी 12.5 एकड़ से अधिक भूमि के धारक नहीं बन सकते हैं या लैंडलॉर्ड नहीं बन सकते हैं। तो यानी आपके पास पहले से ही मान लीजिए